देखिए, विलेन में एक अद्भुत अट्रैक्शन तो होता है, एक स्वैग तो होता है। उनकी एंट्री पर भी तालियां बजती हैं और लोग उनके दीवाने होते हैं। साइकोलॉजी कहता है निगेटिव कैरेक्टर्स की भी बहुत सारी फीमेल फॉलोइंग होती है। बाजीगर में शाहरुख खान मर्डर करते हैं, आमिर धूम में भले ही चोर होते हैं, फिर भी पूरी फिल्म में हम नहीं चाहते कि पुलिस उन्हें पकड़ पाए। जोकर, 365 डेज, तेरे नाम, कबीर सिंह से लेकर एनिमल, आखिर विलेन को भी लोग पसंद क्यों करने लगे हैं? ऐसा क्यों है? साइकोलॉजी कहता है कि लोग निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? निगेटिव कैरेक्टर्स की भी बहुत सारी फीमेल फॉलोइंग होती है। फीमेल क्यों, उनकी तरफ मर्दों का भी अजीब सा अट्रैक्शन होता है। जोकर, 365 डेज, तेरे नाम, कबीर सिंह से लेकर एनिमल तक को अगर सोसाइटी का एक तबका सीधे तौर से नकार दे रहा है तो इन्हें पसंद करने वालों की तादाद में भी कोई कमी नहीं है। लोग न सिर्फ फिल्म को पसंद कर रहे हैं, एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं, बल्कि उस कैरेक्टर से भी खुद को जोड़कर देखते हैं। पिछले कुछ सालों में यह भी देखा गया है कि फिल्मी कलाकार भी ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर्स को अपनाने में नहीं झिझक रहे, जो कि एक समय में हीरो के लिए उनकी छवि बिगाड़ने के समान होती थी। आज इन्हीं सवालों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर विलेन को भी लोग पसंद क्यों करने लगे हैं या फिर उनकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। इसके जवाब में आशुतोष राणा कहते हैं कि एक हीरो टू बी और नॉट टू बी के द्वंद में जूझता रहता है और वही विलेन जो है वो जो सोच रहा होता है वही कर रहा होता है। इसलिए जो फॉलोइंग होती है वो कॉन्फिडेंस की फॉलोइंग होती है, हीरो विलेन की नहीं होती, क्योंकि समाज जो है वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का पक्षधर होता है। इस तरह से देखें तो जो भी हीरो ये टू बी और नॉट टू बी के द्वंद में नहीं फंसेगा, जो वो सोच रहा होगा वही कर रहा होगा, वो नायक ही नहीं ईश्वर बन जाएगा। इस एक लाइन से मिर्जापुर का मुन्ना भैया का कैरेक्टर का ख्याल आता है। आप देखिए, उनकी फैन फॉलोइंग अजीब सी है। हो सकता है कि जब उस कैरेक्टर को हम एज अ क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अजीब लगे, पर हो सकता है कि जो लोग उन्हें पसंद करने वाले हैं उनकी नजर में जूनियर त्रिपाठी बहुत क्लियर कट आदमी लग रहा हो। देखिए, विलेन में एक अद्भुत अट्रैक्शन तो होता है, एक स्वैग तो होता है। आजकल के फिल्मों में आप देख सकते हैं कि उनकी एंट्री पर भी तालियां बजती हैं और एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, मतलब एक प्रॉपर सेटअप और थीम होता है और लोग उनके दीवाने होते हैं, चाहे वो पठान के जॉन अब्राहम हो या हालिया रिलीज हुई मार्क हो। मतलब इनका भी एक अलग फैन बेस है और फिल्म बनाने वाले, फिल्म पर रिसर्च करने वाले व्यूअर्स के टेस्ट को भली भांति जान रहे हैं। वहां एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो ट्रेंड को भुनाते हुए हमारे सामने उसी तरह के कंटेंट को लगातार परोस रहे हैं। पहले हम हीरो के लिए लड़ते थे, अब विलेन के नाम पर लड़ते हैं। फिल्मी कैरेक्टर्स के ऊपर हम तर्क वितर्क तो करते ही हैं। मतलब एनिमल में रणबीर के कैरेक्टर को किसी ने नापसंद किया तो किसी ने पसंद। सोशल मीडिया पर फिल्म के अलग अलग सीन को लेकर खूब डिस्कशन चला। कुछ लोग इसे हिंसात्मक फिल्म बता रहे थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, थी भी। तो कुछ डिफेंड में लगे हुए थे, तो कुछ भाई जो भी हो एक्टिंग बढ़िया थी। खैर, इसको आप उदाहरण से समझिए। एनिमल मूवी में जब रणबीर कपूर क्लास में बंदूक लेकर पहुंचते हैं तो उस वक्त सिनेमा हॉल में दर्शक हूटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनको मारने के लिए वो बंदूक लेकर आते हैं उन्होंने रणबीर के बहन के साथ बदसलूकी की होती है। ठीक इसी तरह कबीर सिंह में उसको टच कैसे किया, बीप बीप, और बुलेट पे सवार कबीर भैया वाना वाव वाव करते हुए क्लासरूम में फैटम फाइट करते हैं, तो उस सीन पर भी लोग सीटी बजाते हैं। पुष्पा 2 में जब अल्लू अर्जुन मां काली के अवतार में आकर गुंडों को दम भर पीटते हैं तो लोगों ने उस सीन को भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे धांसू फाइट सीक्वेंस तक बता डाला, क्योंकि मंचलों ने उनकी भतीजी के साथ बदसलूकी की होती है। ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे ये तीनों कैरेक्टर्स भी खुद भी दूध के धुले नहीं हैं, मगर यह जानते हुए भी जिन 3 सीन्स का मैंने यहां जिक्र किया, वहां आप उस वक्त खुद को उसी ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर के साथ खड़ा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाप और अपराध 2 अलग अलग चीजें हैं, यानी सिन एंड क्राइम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, और उनके बीच एक सतत संघर्ष है। यानी पाप के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी काम को कुछ लोग अपराध के नजरिए से नहीं देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि दर्शक ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर्स को खूब पसंद कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्म जोकर में भी वॉकिन फिनिक्स को पसंद करने वाले बथेरे लोग पड़े हैं, क्योंकि इस विलेन की भी एक बैक स्टोरी है। अब होता यह है कि किसी फिल्म में कैरेक्टर को बाप का प्यार नहीं मिलता,
किसी फिल्म में परिवार का ही नाम नहीं मिलता, तो किसी फिल्म में वो बस शॉर्ट टेम्पर्ड ही तो है। और बताइए, मात्र इस एक चीज के लिए हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है, जबकि इतना टैलेंटेड है बेचारा। कितनी गलत बात है ना। इन्हीं ख्यालों के उपज की वजह से इन सभी कैरेक्टर्स के लिए ऑडियंस के अंदर एक सिंपैथी पनपती है, एक आह निकलती है अपने चहेते कलाकार के लिए। तभी तो श्रीमती ब्रिटेनी स्पीयर्स जी जब कहती है मामा आई एम इन लव विथ अ क्रिमिनल, तो उनकी इस व्यथा को सुनने के लिए सिर्फ यूट्यूब पर लगभग 2.5 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पसंद करने वाले 30 लाख। सवाल है कि क्या खलनायकों के प्रति इस भयानक अट्रैक्शन के पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है? हाल ही में साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया कि जब विलेंस ऑडियंस के साथ अपने पास्ट बिहेवियर के संबंध में या कोई ऐसी क्वालिटी या सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं तो लोग विलेन को पसंद करने लगते हैं। बहरहाल कुछ लोग इसी साइंटिफिक बात से जुड़ा सीधा और स्पष्ट तर्क भी देते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि विलेन के अपराध की भयावहता के पीछे एक इंसान छिपा होता है, जिसकी एक कहानी होती है, एक पास्ट होता है। यह हम लोगों को याद दिलाता है कि हर कोई इंसान ही पैदा होता है, हर कोई एक अच्छे इंसान का रास्ता चुन सकता है। ये खलनायक इसलिए हैं क्योंकि ये परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। यह नेचर वर्सेस नर्चर का मामला है। यही वजह है कि बाजीगर में शाहरुख खान मर्डर करते हैं और भी कई गुनाह करते हैं, फिर भी अंत में हम शाहरुख के साइड खड़े होते हैं क्योंकि वो अपनी परिवार के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। अग्निपथ में अमिताभ बच्चन लाख खून खराबे के बाद क्लाइमेक्स में जब आग का दरिया लांघते हुए अपनी मां के गोद में दम तोड़ते हैं, उस पल हम उनके साथ खड़े होते हैं। आमिर धूम में भले ही चोर होते हैं, फिर भी पूरी फिल्म में हम नहीं चाहते कि पुलिस उन्हें पकड़ पाए। इनके अलावा जो फिल्म मेकर्स हैं वो इन विलेंस के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला, मैकियावेलियनिज्म। ये टर्म ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट का किरदार। दूसरा है एपैथी, यानी कई मायनों में दिन दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखने वाला, हर चीज में आम लोगों की तरह इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला, जैसे कि एवेंजर्स का थानोस। तीसरा, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, यानी खुद को ही सर्वोपरि मानना, जैसे कि सेक्रेट गेम्स में गायतोंडे कहता है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। फिल्मों के विलेन का अपना एक पावरफुल ऑरा होता है, साथ ही वो रेबेलियन भी होते हैं। रेबेलियन यानी बागी उस सिस्टम या समाज के खिलाफ जिससे रूबरू होने वाले हम जैसे हर एक शख्स को उस सिस्टम या समाज में बदलाव की अपार संभावना दिखती है, मगर हम वो कर नहीं पाते। वहीं एक ग्रीक फिलोसोफर हुए एरिस्टोटल, उन्होंने एक शब्द दिया कैथारसिस, जिसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ रियली इंटेंस इमोशन। इसको ऐसे समझिए, स्क्रीन पर विलेंस का सामना करते हुए एक व्यक्ति अपने डर की कड़वी सच्चाई का सामना कर सकता है और वो एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने अंदर छुपे हुए या दबे हुए डिमंस का भी सामना कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो खलनायक हमारे मन मस्तिष्क के गहरे डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम समाज की बंदिशों और शर्म की वजह से खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो होता हमारे अंदर ही है। इसलिए जब विलेन हमें ऐसा करते हुए दिखता है तो हम कई बार विलेन से एक जुड़ाव महसूस करते हैं, उसकी लाइफ को फैंटेसाइज करने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आम जिंदगी में हम मोरल्स की वजह से बहुत सी चीज नहीं कर पाते हैं, पर जो हम नहीं कर पाते हैं वो विलेन जब पर्दे पर करते हैं तो उससे हम जुड़ जाते हैं, हम उनके फैन हो जाते हैं।